साथियों, भारत के नक्शे पर जब हम देखते हैं तो कश्मीर कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन असल में कश्मीर कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। करीब 3 हिस्सों में बटा एक क्षेत्र जिस पर 3 देशों की भागीदारी है। आज की तारीख में पूरे जम्मू कश्मीर के 10% हिस्से पर तो चीन का कब्जा, इसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, और बाकी 30% हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है और बचा हुआ 60% भारत के पास है। पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया को ही पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। अब ये पीओके है क्या और कहां है? पीओके लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है दोस्तों। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, और दूसरा है दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी जगह से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रची जाती हैं और आज यहीं से लोग उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि गिलगित पाकिस्तान में इस वक्त लाखों लोग सड़कों पर हैं। गिलगित बाल्टिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में लोग अपने बुनियादी हकों के लिए चिल्ला रहे हैं। लोग बिजली और पानी के बिल देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि जब बिजली मिलती ही नहीं है तो बिल किस बात का दें। लोग टैक्स देने से मना कर रहे हैं। जब राशन नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, तो टैक्स किस काम का। पाकिस्तानी सेना ने घबराकर वहां इंटरनेट बंद कर दिया है और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, ये जनता अब दबने वाली नहीं है और इसी जनता की आवाज बनकर आए हैं अमजद आयुम मिर्जा। दोस्तों, अमजद आयुम मिर्जा पीओके के इस मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पाकिस्तानी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पाकिस्तानी जुल्म से हमें सिर्फ भारत ही बचा सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं है, यह उस पूरी आवाम की चीख है जिसे दशकों से पाकिस्तान ने सिर्फ लूटा है। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह पीओके पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गया। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा दोस्तों। साथियों, साल 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह के पास 3 विकल्प थे। भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, या फिर स्वतंत्र रहें। वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबीलाई सेना को कश्मीर में घुसा दिया। इस कबीलाई सेना ने बारामूला तक का रास्ता जीत लिया और बारामूला से श्रीनगर सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था। महाराजा हरि सिंह के हाथ से वक्त फिसल रहा था। उन्होंने सरदार पटेल से मदद मांगी। पटेल ने शर्त रखी, कश्मीर का भारत में विलय होना चाहिए। तो साथियों, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और जंग शुरू हो गई। आगे चलकर यह जंग रुकी तो यूएन ने रिजोल्यूशन 47 पास किया और कराची एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन बना दी गई। दोनों देशों ने जहां पर जंग छोड़ी थी वहीं अपनी अपनी लाइनें खींच ली। यहीं से पीओके अस्तित्व में आया। पाकिस्तान ने भारत की लगभग 30% जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहां रुकना नहीं है। पाकिस्तान ने सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, बल्कि 1963 में साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत भारत की इसी कब्जाई जमीन पर 500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को गिफ्ट कर दिया। और जो गिफ्ट किया एरिया था वो था सचगम घाटी। यानी पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर कब्जा किया और फिर वो जमीन भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन को दे दी। और ये सब इंडो चाइना युद्ध यानी 1962 के तुरंत बाद हुआ। लेकिन दोस्तों, ये नुकसान हमने बाद में और भी गहरा कर लिया। साथियों, साल 1965 की जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धुलाई कर दी थी। उस जंग में हमने हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया था। यह पास पीओके में घुसने का सबसे बड़ा रास्ता था। अगर यह हमारे पास रहता तो आज पूरा पीओके हमारा होता। लेकिन तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशगंज समझौते के तहत हाजी पीर पास वापस पाकिस्तान को लौटा दिया। साथ ही 1920 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया हुआ इलाका भी वापस दे दिया। और साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार हम पीओके को लेकर रहेंगे, चाहे ऑपरेशन 2.0 चलाना पड़े, चाहे ऑपरेशन 3.0 चलाना पड़े। और साथ ही दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने यह भी कहा था कि अगर 1965 में सही फैसला लिया गया होता तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कभी पैदा ही नहीं होता। लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह, उन्हें महावीर चक्र मिला था। उन्होंने कहा था अगर हाजी पीर पास हमारे पास रहता तो आज पाकिस्तान कश्मीर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अब देखो, इसी बीच भारत ने पाकिस्तान को दूसरे मोर्चे पर भी घुटनों पर ला दिया है, पानी से।
भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। बागलिहार बांध के गेट बंद कर दिए गए हैं। सापुर कांडी बांध लगभग तैयार हो चुका है, जो रावी का पानी हमेशा के लिए रोक देगा। पाकिस्तान के पंजाब में 14 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल चल रहे हैं। किसान जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन जमीनी पानी खत्म हो रहा है। पाकिस्तान धीरे धीरे प्यास से मर रहा है, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रावी ने खुद मान लिया है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता, सिंधु जल संधि बहाल नहीं की जाएगी। यानी अब पाकिस्तान को पानी चाहिए तो आतंकवाद बंद करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में लाल किले से कहा था, अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। और जब पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। साथियों, मई 2025 में भारतीय सेना ने क्या किया? 11 पाकिस्तानी एयरवेज तबाह कर दिए थे, याद है आपको? लश्कर-ए तैयबा का मुख्यालय मुरीदके ध्वस्त कर दिया था। जैसे मोहम्मद का मुख्यालय बहावलपुर ध्वस्त कर दिया था। पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट में आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर में किन किन बड़े आतंकियों को मारा गया आपको पता है दोस्तों? यूसुफ अजहर, जिसने IC 814 हाईजैक किया था। रऊफ, जो कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। और मुदस्सिर अहमद, ये तीनों ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो गए। 4 दिन तक चली इस जंग के बाद पाकिस्तान को खुद ही सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। उसके जनरलों के पसीने छूट गए थे, वो भीख मांग रहा था, भारत युद्ध रोके। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम को उसके एयर कंडीशनर बेंट से होकर निशाना बनाकर नष्ट कर दिया था। पाकिस्तानी नेता राणा ने खुद माना कि जब ब्रह्मोस आई तो उनके पास 30 से 45 सेकंड थे, यह सोचने के लिए कि कहीं न्यूक्लियर वॉरहेड तो नहीं लेकर आ रही। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, भारत कभी भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। और अब दोस्तों आगे क्या होगा? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में खुद कहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की स्थिति बनती है तो तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना। सिर्फ सेना ही नहीं दोस्तों, भारत की कूटनीति भी पूरी तरह एक्टिव है। साथियों, 7 जून 2026 को पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में अवैध चुनाव बुलाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसका जोरदार विरोध किया है। MIA ने साफ कहा, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान इन क्षेत्रों को गैर कानूनी कब्जा किए हुए है और उसे खाली करना होगा। साथियों, संत जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अगर 2 दिन और चलता रहता तो POK आज भारत में शामिल हो चुका होता। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, बुलडोजर सिर्फ यूपी में नहीं चलेगा, जरूरत पड़ी तो POK में भी चलाना पड़ेगा। और साथियों, अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, POK हमारा है और हम लेकर रहेंगे। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 300 हटा दिया, अब POK को लेकर रहेंगे। अब POK की बारी है। लेकिन दोस्तों, एक सच यह भी है कि POK को वापस लेना आसान नहीं है। पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके को आतंक का लॉन्च पैड बना रखा है। यहां के पहाड़ी इलाकों में सैकड़ों आतंकी ठिकाने हैं। अगर POK हमें मिलता है तो इसे मैनेज करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, अपनी जमीन का हक वापस लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, अब हालात यह है कि POK के लोग खुद भारत से मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान पानी से प्यास से मर रहा है, उसका न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम तबाह हो चुका है। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु पार्ट 2 के लिए तैयार खड़ी है, बस एक कदम की देरी है। 1965 में हम लेने वाले थे POK को, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने हाजी पीर पास वापस दे दिया। वो गलती अब नहीं दोहरानी है। अब POK हमारा होकर रहेगा। अब दिवाली POK में भी बनाई जाएगी। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या भारत को अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चलाकर POK वापस लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन, ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताना। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।